मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार से हवलदार साहब उस कस्बे से अपने कार्य के सिलसिले में गुजरते हैं। और कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, वहां पर क्या है, कुछ पक्के मकान जैसे कुछ ही हैं। और एक बाजार है, एक बाजार है। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल है, लड़कियों का भी स्कूल है। सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन सिनेमा घर हैं और एक नगर पालिका भी है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। सिंपल सी बात है कि नगर पालिका यदि रहेगी तो वहां पर कोई ना कोई कार्य अवश्य करती रहेगी। फिर देखिए कि तो मैंने बताया आपको वहां पर एक सिनेमा घर है। सिनेमा घर अर्थात सिनेमा घर को हम टॉकीज भी कहते हैं, है ना। जैसे हमारे स्कूल के सामने है क्या नाम है उसका, बॉलीवुड टॉकीज। इसी प्रकार से वहां पर भी एक टॉकीज है। जैसे हमने देखा कि गड़ाकोटा है, वह भी एक कस्बा ही है, क्योंकि वहां पर भी एक टॉकीज है। कुछ स्कूल हैं और नगर पालिका, जैसा कि हमने बताया हमारे यहाँ भी नगर पालिका है, वहां पर भी नगर पालिका है। और नगर पालिका में क्या है कि नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करवाती रहती है। स्कूल खुलवाती है, हॉस्पिटल खुलवाती है और शौचालय वगैरह बनवाती है, पेशाब घर बनवाती है। तो यह कार्य, स्ट्रीट लाइट लगवाना, यह सारे कार्य, मुख्य बाजारों पर, चौराहों पर मूर्तियों की स्थापना करवाना, ये सारे कार्य जो किसके रहते हैं, नगर पालिका के होते हैं। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण और मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ होगा। मतलब उस गांव में ये सोचा गया, उस कस्बे में ये सोचा गया होगा, मतलब जो मूर्ति को देख करके हवलदार साहब ने सोचा कि शायद चिट्ठी पत्री में समय खराब हुआ होगा, नष्ट हुआ होगा, और शायद असमंजस की स्थिति रही होगी। उहापोह का अर्थ होता है असमंजस की स्थिति, अर्थात क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति को बोलते हैं उहापोह की स्थिति। तो इस प्रकार से जो वो मूर्ति बनी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसमें चश्मा नहीं था। तो इस चश्मे के कारण हवलदार साहब ने जब वहां से गुजरे तो उनको लगा कि शायद मूर्तिकार जल्दबाजी में, या उसको जो टाइम लिमिट दी गई होगी उस टाइम लिमिट में वह मूर्ति बनाने के लिए बाध्य होगा, तो उस कारण से वह चश्मा बनाना भूल गया होगा, या उसे समय नहीं मिल पाया होगा तो चश्मा नहीं बना पाया होगा। शायद ऐसा कुछ होगा, या शायद यह सारी बातें अनुमान लगा रहे हैं कौन, हवलदार साहब, जो उस कस्बे से गुजर रहे हैं, मूर्ति को देख रहे हैं। और यह शायद जो मूर्ति पत्थर का चश्मा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं बन पाता, शायद इस वजह से चश्मा नहीं लगा पाया। तो ये सारी बातें हवलदार साहब के दिमाग में चल रही हैं। और जो ये मूर्तिकार था वह कौन था, उसी कस्बे के एक स्कूल का ड्राइंग शिक्षक था, मतलब चित्रकार था। और वह क्या था कि मूर्ति बनाने की कला में भी माहिर था, इसलिए शायद उसको यह जिम्मेदारी दे दी गई होगी, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई होगी। और शायद उससे यह कार्य नहीं हो पाया होगा, है ना, महीने भर का जो समय दिया गया होगा। और जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति की जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची थी। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि इस ऐसी मूर्ति को बस्ट कहते हैं। तो 2 फुट की ऊंची मूर्ति थी, उसको बस्ट कहते हैं। बहुत सुंदर मूर्ति थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ कमसिन और मासूम से भी दिख रहे थे, कमसिन कम उम्र के और मासूम से भी दिख रहे थे। फौजी वर्दी थी और देखते ही, मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता था, उनके जो नारे थे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने ये नारे बोले थे और यह नारे जग प्रसिद्ध हो गए थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अवश्य कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, इस नारे को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बात याद आ रही है कि मैंने एक बार किसी बच्चे को कहते सुना था, और पहले भी मैंने क्लास में जब पढ़ाया तो कुछ बच्चों से पूछा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का क्या तात्पर्य है, अर्थ क्या है। तो बच्चों ने बताया कि एक एक बोतल खून दो तो हम तुम्हें बदले में आजादी देंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे खून दो से तात्पर्य है अपने अपने परिवार के एक एक सदस्य को
स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने दो, हिस्सा लेने दो, पार्टिसिपेट करने दो, तभी इस देश को स्वतंत्रता मिल पाएगी। इसका अर्थ यह था। क्योंकि जब हम देश के लिए लड़ते हैं या किसी युद्ध में जाते हैं तो लौट कर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इस कारण से उन्होंने ऐसा नारा दिया था। और ये सारी चीजें उनको देख करके याद आने लगती हैं, उस मूर्ति को देख करके। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। जब हमें उस मूर्ति को देख करके उनके बारे में, उनके बोले गए नारों के बारे में याद आ रहा है, मतलब मूर्ति बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही आकर्षक बनी होगी। चश्मा तो था मूर्ति पर, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित कर लिया था कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मुस्कान, कौतुक जिज्ञासा को कहते हैं, मतलब जानने की इच्छा। और यह आइडिया भी ठीक है, उन्होंने सोचा। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा ओरिजिनल, रियल, वास्तविक, जो हम और आप पहनते हैं। जीप आगे बढ़ गई कस्बे को छोड़कर, लेकिन हालदार साहब उसी कश्मकश में फंसे रहे, उसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का शायद यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब प्रशंसा के काबिल था यह प्रयास कि चलो मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा पत्थर का नहीं है तो कम से कम उनको जो आम आदमी चश्मा पहनता है वह पहना दिया। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, महत्व उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की बात बनकर रह गई है, मजाक की चीज बनकर रह गई है। मतलब जब किसी भी व्यक्ति ने उस मूर्ति को देखा होगा, शायद जिसने भी ये चश्मा पहनाया होगा, क्योंकि पहले हालदार साहब वहां से गुजरे तो उनको उस मूर्ति पर जो चश्मा दिखा तो उनको देख करके ये सारी बातें, उस चश्मे को देख करके ये सारी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। मतलब वह देशभक्ति ही होगा जिसको सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी होगी और उसको सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगी होगी। तीसरी बार उन्होंने जब वहां से निकले तो फिर एक नया चश्मा देखा और जब भी वो निकलते थे तो चश्मा उसका बदल जाता था। तो हालदार साहब आदत पड़ गई। अब जब भी वो उस चौराहे के सामने से निकलते, उस कस्बे में से गुजरते, तो वो मूर्ति को अवश्य देखा करते थे और उस चौराहे पर रुक करके पान भी खाया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक बार जब कौतूहलवश उनका मन दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। उनका मन बेचैन हो गया, परेशान हो गया। उनको लगा कि पूछें कि भाई ये चश्मा आखिर कौन बदलता है, यह कार्य कौन करता है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा, उन्होंने पान वाले से पूछा, हर दिन कैसे बदल जाता है। पान वाले ने, जो खुद मुंह में पान ठूसे रहता था, बहुत पान खाता था वो, और एक काला मोटा और खुश मिजाज सा आदमी था। और हालदार साहब का प्रश्न सुनकर उसने क्या किया, आंखों में वह हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पेट बहुत बड़ा था, तोंद मतलब पेट, तो जब वो हंसा तो क्या हुआ, पेट हिलने लगा उसका। उसको कहा गया तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है यह। मतलब चश्मा कौन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट का चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो वह क्या करता है, मूर्ति पर से उठा करके वह फ्रेम ग्राहक को दे देता है। तो इस प्रकार से वह चश्मे प्रतिदिन परिवर्तित करता रहता। हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आ गई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि मन को आहत करती है। आहत करती मतलब दुखी करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। मतलब कैप्टन को ऐसा लगता था कि नेताजी कैसे देखेंगे इस संसार को यदि चश्मा नहीं पहनेंगे, तो शायद ऐसा हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों को में से
नेताजी की मूर्ति पर एक आध फिट कर देता है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वह उस फ्रेम की यदि दरकार होती है, दरकार का अर्थ क्या होता है? डिमांड। जी हाँ, दरकार अर्थात मांग या डिमांड। तो जब कोई ग्राहक उसको मांगता है तो वह उसे दे देता है और चश्मा फिर से परिवर्तित कर देता, फ्रेम बदल जाता है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता होगा और बाद में नेताजी को दूसरा चश्मा लौटा देता होगा, दूसरा फ्रेम पहना देता होगा। वाह भाई खूब! हालदार साहब मन ही मन सोच रहे हैं, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। पहला पान जब पहली बार बात कर रहा था तब आपने सुना, अब ये दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय, ठूंस चुका था मतलब मुंह के अंदर घुसा चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद फिर थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक अर्थात जो पान खाने के बाद जो लाल रंग का थूक बनता है उसे हम पीक कहते हैं। उसको उसने थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया शायद। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली बात थी। यानी कि वह आश्चर्य में पड़ गए और उनका मन भी थोड़ा सा दुखी भी हो गया। क्योंकि अब देखते हैं क्यों दुखी हुआ। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाएं या कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रह गया होगा, और फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में शायद चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह भी निकल गया होगा। ओफ! परेशान हो गया उनका मन। यह सारी बातें उनके दिमाग में चलने लगी और यह सोचते सोचते उनका मन बहुत अधिक परेशान हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा, आज की कहानी मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब मैं अगले वीडियो में आगे की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए।